अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वो इन सेकंड सेमेस्टर और साथ में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर पिछले दिनों में हो चुके थे तो हमने अपलोड की थी। अब इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो डिमांड कर रही थी फॉर द अप्लाइड न्यूट्रिशन पेपर जो कल हो चुका था। ओके, तो इसकी भी कीज़ हमने मल्टीपल सोर्सेज से वो कंफर्म की है और वो कंफर्म की जो है ना वो हम आप तक अभी पहुंचाएंगे। इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इन तक देखें, साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट रिसीविंग एंट्रल न्यूट्रिशन। तो जो पेशेंट एंट्रल न्यूट्रिशन जो है ना वो रिसीव करते हैं, उसको एडवाइस की गई है, तो उसमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर उसमें हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, या एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर और एक्सेसिव सलाइवेशन। क्यों? तो जो मोस्ट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरिया की बहुत ज़्यादा रिस्क इन पेशेंट्स को होते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखिए कि ये जो पेपर है न्यूट्रिशन का, तो ये कोड बी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर कमेंट्स में पूछते हैं, तो ये बी कोड है, जो कल पेपर हुआ था उसका बी कोड है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन। ब्लड शुगर रेगुलेशन में या इंसुलिन का क्या काम होता है? प्रोमोटिंग ब्लड शुगर एलिवेशन? नहीं। इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल? इनहिबिट तो नहीं कर रहा। फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज एंट्री एंड टू द सेल और स्टिमुलेटिंग ग्लूकोगन रिलीज। तो सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो फैसिलिटेट करता है अपटेक एंड टू द सेल जो है ना वो ग्लूकोज के वो फैसिलिटेट करता है, मतलब ग्लूकोज की एंट्री जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, फातिमा's little daughter has a deficiency in both protein and calories leading to stunted growth. What condition is most likely to be present? तो फातिमा का जो लिटिल डॉटर है उनको जो है ना प्रोटीन और कैलोरीज की दोनों की डिफिशियंसी है। प्रोटीन की होती तो प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की है, तो फिर जो है ना अगर इधर मेरास्मस क्वाशियर कोर होता तो फिर अच्छा होता, लेकिन वो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जो मोस्ट सुटेबल इनके साथ आता है दोनों के साथ, तो फिर वो क्या आता है? वो मेरास्मस आता है। ओके, अच्छा फिर जो है ना डाइटरी चेंजेस फॉर लीवर डिजीज़ में इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डाइटरी चेंजेस जब आप लीवर डिजीज़ के लिए करते हो तो उसमें आप लो प्रोटीन इंटेक भी जो है ना वो एडवाइस करोगे, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी एडवाइस करोगे, विटामिन ए इंटेक भी एडवाइस करोगे, लेकिन साल्ट आपने लिमिट रखना होता है। ओके, तो हाई साल्ट इंटेक वो एडवाइस नहीं करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट इज़ लो इन एनर्जी एंड प्रोटीन, अ डाइट दैट इज़ हाई इन एनर्जी एंड प्रोटीन, a diet that is low in energy and high in protein, or a diet that is high in energy and लो इन प्रोटीन। तो ये वाला जो डाइट होता है ना जिसमें एनर्जी ज़्यादा होता है और प्रोटीन थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि वो होता है कार्बोहाइड्रेट इसकी जो है ना तकरीबन 65 to 75% होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो इसमें 10 to 20% के होते हैं। तो वो क्या होता है? वो बैलेंस डाइट होता है। ओके, अच्छा फिर वेयर वाई आर होल ग्रेन्स रिकमेंडेड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर के जो पेशेंट्स हैं उनको होल ग्रेन्स क्यों एडवाइस की जाती है? तो दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, और दे रिड्यूस प्रेशर ब्लड प्रेशर, और दे प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग, और दे कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। तो इसमें क्या ऑप्शन ठीक है? इसमें ये वाला कि होल ग्रेन जो है ना ये क्या करते हैं? ये ब्लड ब्लड प्रेशर को जो है ना वो रिड्यूस करते हैं। ओके, अच्छा फिर 7 नंबर में समन इज कंसर्न अबाउट प्रिवेंटिंग विटामिन ई डिफिशियंसी सिम्टम्स लाइक मसल वीकनेस, व्हाट न्यूट्रिएंट शुड शी फोकस ऑन। तो मसल वीकनेस है समन को, तो और वो मसल वीकनेस विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से है, तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो है ना समन ने लेनी है? ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है ना ज़्यादातर वो क्या है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना इसमें क्या है? इसमें इसके साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये विटामिन B12 भी है, क्योंकि ये भी जो है ना मसल वीकनेसेस पे फोकस, इसी की वजह से मसल वीकनेसेस भी आती है। लेकिन जो मोस्ट करेक्ट मुझे लग रहा है वो क्या है? वो विटामिन डी है। ओके, अच्छा फिर व्हाट डाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट एक्सेप्ट। तो फ्राइड फ्रूट्स, रेड मीट, मरग्रेन एंड सेलमन। तो ये तीनों जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये वाला जो सेलमन है ये पेश है और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए। अच्छा फिर 9 पे मसल वीकनेसेस इन एजी ब्रूजिंग कुड बी द डिफिशियंसी ऑफ। तो किस चीज़ की जो है ना डिफिशियंसी हो सकती है? वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, या विटामिन ई, या आयरन, या नमनेस एंड
टेंगलिंग। तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो मसल वीकनेसेस या इजी ब्रूजिंग, तो ये किस आयरन की वजह से, आयरन डिफिशियंसी की वजह से आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डाइटरी पैट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जो है ना कौन सी पैट्स, तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जो मोनोसैचुरेटेड पैट होते हैं या पॉलीसैचुरेटेड पैट होते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं। ओके, अच्छा फिर 11 पे मार्क एक्सपीरियंसेस दैट इज फटीग, पेल स्किन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कुड बी द डिफिशियंसी ऑफ, तो फटीग है, पेल स्किन है और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो ये मोस्टली जो आते हैं ना ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से ये ज़्यादातर आते हैं। ओके, अच्छा फिर एज अरीनल डिजीज़ विच इज़ करेक्टराइज बाय हाई प्रोटीनुरिया एंड हाइपोप्रोटीनीमिया एंड जनरलाइज इडीमा, तो ये क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नेफ्रोलिथियासिस है या एक्यूट रेनल फेलियर है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की यही सिम्टम्स होते हैं। ओके, अच्छा फिर वाई डू डायबिटिक पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस इंक्रीज एपेटाइट, तो क्यों जो है ना डायबिटिक पेशेंट में एपेटाइट ज़्यादा होते हैं, एलिवेटेड लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से या इनएडिकेट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक की वजह से या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से या इन्हांस टेस्ट प्रोडक्शन की वजह से। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो यही है कि उधर जो है ना सेल में ग्लूकोज अपटेक नहीं होती, तो सेल में ग्लूकोज अपटेक नहीं होती, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एनर्जी नहीं आता, तो ज़्यादा जो है ना ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से एपेटाइट ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन विच फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, तो कौन सी जो है ना एंट्रल न्यूट्रिशन के वक्त कौन से फैक्टर आपने कंसिडर करना होता है, स्किन कलर नहीं, बाउल फंक्शन, हेयर टेक्सचर और विजुअल विजन एक्विटी, तो जो मोस्ट फंक्शन होता है आपने कंसिडर करना होता है वो क्या होता है, बाउल फंक्शन। ओके, अच्छा फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल, स्टोरिंग ग्लाइकोजन एंड डिटॉक्सिफाइंग वेरियस सब्सटेंसेस इन स्टोमिक, तो क्या होता है किडनी, पेंक्रियाज, लीवर और स्टोमिक होता है, तो बाइल प्रोड्यूस करना, ग्लाइकोजन को जो है स्टोर करना, डिटॉक्सिफाइंग वेरियस सब्सटेंसेस, तो ये क्या होता है, ये होता है, ये कौन सा अर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें जो अर्गन इन्वॉल्व होता है इसी से अर्गन वो होता है लीवर होता है। ओके, अच्छा फिर विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ की सोर्स ऑफ एनर्जी इन पेरेंट्रल न्यूट्रिशन सोल्यूशन, तो की सोर्सेज जो है ना वो कौन सा होता है, अमाइनो एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाइटामिन्स, तो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद जो है ना फिर आता है लिपिड्स। ओके, अच्छा विच न्यूट्रिएंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, तो कौन सी न्यूट्रिएंट जो है ना वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन डी और आयरन, किस चीज़ में, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस में। ओके, कि इंसान को जो है ना ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से जो है ना वो बचाए, तो इसमें जो क्रूशियल रोल प्ले करता है ना वो है विटामिन डी। ओके, अच्छा फिर परसिस्टेंट इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर एटलीस्ट 1 month एट एन एज फॉर विच दिस बिहेवियर इज डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट इज नोन एज बिहेवियरल डिसऑर्डर, फूड कॉल्ड्स और ट्रेडिशनल बिलीफ और फीका, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीका। ओके, अच्छा फिर 19 फी व्हाट न्यूट्रिएंट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबीज न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कौन सा होता है, पोलेट होता है, पोलेट जो है ना ये न्यूरल ट्यूब डिपेक्ट्स में जो है ना ये वो रूल प्ले करते हैं। अच्छा फिर इसके बाद आता है इन मेटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट रूल डज पोलेट प्ले, तो पोलेट क्या काम करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो सपोर्ट बोन डेवलपमेंट और प्रिवेंट स्कर्वे और प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और इन्हांस आयरन एब्जॉर्प्शन, तो पोलेट का मेन काम क्या होता है कि वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को जो है ना क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, अगर होने से जो है ना वो बचाते हैं। अच्छा फिर 21 पे व्हाट शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड पेशेंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सी चीज़ को जो है ना रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन, द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हेयर ग्रोथ और रिस्पायरेटरी रेट और नेल कलर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना ये तकरीबन एवरी 8 और बेसिस ऑफ नॉर्मल कंडीशन इसको चेक करना चाहिए। अच्छा व्हाट कंडीशन इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट अ चाइल्ड एग्जिबिट अ स्वॉलन बेली, हेयर डिस्कलरेशन एंड स्किन लीजन, तो ये क्या होता है, क्वाशियरकोर है या स्कर्वे है या मेरास्मस है या जो है ना रेकर्स है, तो ये क्या है, ये क्वाशियरकोर के साथ जो है ना ये ज़्यादातर इसके सिम्टम्स है ये। अच्छा हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्रूट्स
एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोमोट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। राइज ब्लड प्रेशर, प्रोमोट इन्फ्लेमेशन या रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इसका जो मेन काम होता है ना एंटीऑक्सीडेंट का, तो वो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है ना उसको रिड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन टू रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। अच्छा, व्हेन इज पेरेंटल न्यूट्रिशन कंसिडर। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है ना कब आप पेशेंट को दो एडवाइस करेंगे, तो जब माइल्ड माल न्यूट्रिशन हो या पोस्ट सर्जरी रिकवरी हो या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन हो या रूटीन डाइटरी सप्लीमेंटेशन हो। तो जब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन हो तो वो एंटरल न्यूट्रिशन को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आपने पेरेंटल देने होते हैं। अच्छा, विच ऑर्गन इज़ primarily affected by diabetes mellitus which leads to altered blood शुगर लेवल। तो कौन सा जो है ना आर्गन मोस्टली इन्वॉल्व होता है ब्लड शुगर लेवल के बैलेंस में, तो वो क्या होता है पेंक्रियाज, जिससे इंसुलिन ग्लूकागॉन रिलीज होते हैं। अच्छा, 26 पे अलो प्रोटीन डाइट LPD आप 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे इज often recommended for the management of chronic kidney disease, हार्ट फेलियर और लीवर डिजीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये किस चीज़ के लिए जो है ना ज़्यादातर रिकमेंड किए जाते हैं, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब होते हैं तो इनके लिए ये वाली जो है ना फिर रिकमेंड की जाती है। ओके। अच्छा, फिर विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम एंड इज़ एसेंशियल फॉर हार्ट फंक्शन। तो बनानाज है, वाइट ब्रीड है या सॉफ्ट ड्रिंक है या प्रोसेस चीज़ है। तो जो बनानाज होते हैं ना इसमें पोटेशियम की जो मकदार होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लीवर इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन या यूरिया प्रोडक्शन या हीमोस्टेसिस। तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। ओके। एक होते हैं होमियोस्टेसिस, वो बैलेंस ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक हीमोस्टेसिस होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन को कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डायलिसिस डाइट। डायलिसिस डाइट क्या होते हैं? अ डाइट that is high in sodium, phosphorus and protein, a diet that is low in sodium, phosphorus and protein, or a diet that is low in sodium, phosphorus and high in protein। तो कौन सा डाइट होता है? वो डाइट उसको हम डायलाइसिस डाइट कहते हैं जिसमें प्रोटीन भी कम हो, फास्फोरस भी कम हो और साथ में जो है ना वो सोडियम भी जो है ना सोडियम के लेवल भी वो कम हो। ओके। अच्छा, फिर व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वे टू कंज्यूम अल्कोहल फॉर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स। कार्डियोवास्कुलर पेशेंट के लिए अल्कोहल कंज्यूम करना ये कितनी अहम है या नहीं है। तो अल्कोहल को मुकम्मल जो है ना वो अब्सटेन करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, या डेली हैवी ड्रिंकिंग जो है ना उनको देनी चाहिए, या ओकेजनल बेंगी ड्रिंकिंग, या मतलब कभी कभार, या मॉडरेट एंड रिस्पॉन्सिबल इनटेक। तो ये जो न्यू रिसर्च है, न्यू रिसर्च से ये पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट्स होते हैं ना उसमें अल्कोहल उनको थोड़ी सी जो है ना देना चाहिए या रिस्पॉन्सिबल इनटेक में। लेकिन जो हमारा मुस्लिम सोसाइटीज़ होते हैं उसमें तो नहीं होती, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ होते हैं उसमें यहाँ पे वहाँ पे जो है ना ये प्रैक्टिसेस होते हैं और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अल्कोहल। तो फिर कहते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स होते हैं ना उस पर भी मुकम्मल तौर पे ये बैन नहीं लगाना चाहिए अल्कोहल की, लेकिन थोड़ी थोड़ी देना चाहिए। तो मॉडरेट एंड रिस्पॉन्सिबल इनटेक। ओके। अच्छा, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीनल फेलियर। हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ देम। तो ये सारे के सारे जो है ना ये रीनल फेलियर को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं रीनल फेलियर को। अच्छा, फिर अ वेरी कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ लो ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल और नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो ये कॉमन बात है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होते हैं, हाई ब्लड शुगर लेवल होते हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली गिवन एज अ सप्लीमेंट शॉर्टली आफ्टर बर्थ टू न्यू बॉर्न्स बिकॉज दे लेक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज देम। तो कौन सी जो है ना विटामिन के, बी, ए और सी जो है ना वो एडवाइस की जाती है जो न्यू बर्थ्स बेबी होते हैं तो उनको जो है ना क्या वो लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, वो विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके। अच्छा, मार्क एक्सपीरियंस फटीग एंड पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हाट डिफिशियंसी कुड बी रिप्रेजेंट एट। तो ये कौन सी डिफिशियंसी होते हैं? फटीग होते हैं जिसमें पेल स्किन होता है और साथ में जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, तो ये आयरन डिफिशियंसी को ज़्यादा, साथ साथ में जो है ना ये विटामिन डी भी थोड़ा सा करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना ये आयरन डिफिशियंसी को
वो ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, आर कैलकुलेटिंग योर बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, व्हाट इज़ द वेरी पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो इसका मेन पर्पस बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या होता है? एस्टिमेट डेली वाटर इनटेक, असेस विटामिन डिफिशियंसी, डिटरमाइन कैलोरीज नीड एट रेस्ट और मैयर मसल स्ट्रेंथ। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट के थ्रू आपका जो कैलोरीज नीड्स होते हैं ना, उसको डिटरमाइन करना होता है। अच्छा, विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद बीइंग ओवरवेट। तो ओवरवेट के साथ जो है ना कौन सा डायबिटीज़, तो ये जो है ना कॉमनली नोन बात है कि डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ना वो कॉमनली एसोसिएट होता है ओवरवेट के साथ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पेनफुल ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऑफ गम्स। तो गम्स का जो पेनफुल ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? उसको हम कहते हैं गेंजीवाइटिस। ओके। अच्छा, फिर व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी स्टोन्स एक्सेप्ट। तो कौन सी जो है ना कि रिस्क फैक्टर है सिर्फ एक के अलावा? तो फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री है, डिहाइड्रेशन है, या हाई प्रोटीन सोडियम एंड शुगर है, या ओबेसिटी है। तो फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री जो है ना ये रिस्क फैक्टर में नहीं आती किडनी स्टोन में, बाकी जो है ना वो रिस्क फैक्टर फॉर द किडनी स्टोन्स है। व्हाट आर सम फूड स्टफ्स रिच इन प्रोटीन। कौन सी फूड में जो है ना प्रोटीन ज़्यादा होते हैं? काऊ मिल्क में फिश, ड्राई फिश, या चिकन मीट, और फिर जो है ना एग्स। तो ऑल ऑफ द अबाव में जो है ना क्या होते हैं? प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ओके। अच्छा, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द बॉडी। तो कौन सा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स इन द बॉडी? तो वो होता है किडनी, लीवर होता है। लीवर का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है कि वो आपकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को जो है ना वो क्या करे? वो मेटाबलाइज करे। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद है इज़ अ लिक्विड मील रिप्लेसमेंट डाइट दैट ऑफर्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल broken down into its most elemental form: प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या होता है इसमें 41 वाला में? ये कौन सा डाइट होता है? इसको हम कहते हैं ना एलिमेंटल डाइट, इसको कहते हैं। ये जो डिफिनेशन है ये एलिमेंटल डाइट की। ओके। थ्रू विच रूट इज पेरेंटल न्यूट्रिशन प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेड? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनियस, या सबक्यूटेनियस? तो ज़ाहिर सी बात है पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है ना वो हम इंट्रावीनियस रूट से दे देते हैं। कौन सी रूट से? IV रूट से। अच्छा, फिर a pregnant woman experiencing nausea and vomiting should be drink a glass of water with a fat free carbohydrate before getting out of the bed in the morning. Eat small frequent meals 2 to 3 hours। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसमें क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ कॉमन मेथड फॉर डिलीवरिंग एंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल न्यूट्रिशन के लिए जो है ना कॉमन मेथड, तो वो कौन सा है? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है। ओके। अच्छा, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल डिफिशियंसी इज कॉमन इन हेपेटिक पीलियर? विटामिन A, B12 है, B6 है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो हेपेटिक पीलियर में जो है ना कौन सी मिनरल डिफिशियंसी होती है? वो ज़्यादातर A, B12, B6 और सब की जो है ना क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर अ लो प्रोटीन डाइट? तो जैसे कि हमने ऊपर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पढ़ा ना, तो वही की वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे आपने जो है ना लो प्रोटीन डाइट लेना होता है। ओके। अच्छा, फिर व्हाट इज़ अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ लीवर डिजीज़? लीवर डिजीज़ जो डाइटरी मैनेजमेंट होता है ना, उसमें नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, कंडक्टिंग सर्जरी, मॉनिटरिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, और एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीनेशन। तो जो नर्स का मेन फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है? मॉनिटरिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द लीवर डिजीज़ पेशेंट। ओके। अच्छा, वाई इज सोडियम रिस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट? क्यों जो है ना सोडियम रिस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट होते हैं? इट हेल्प्स विद द वेट गेन, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन का जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है कि वो आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उस ब्लड प्रेशर को वो रिड्यूस करते हैं, लो डाउन करते हैं। ओके। अच्छा, फिर जो 49 MCQs हैं, सॉरी, जो 49 MCQs है, द डाइट इज़ रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। तो कौन सी डाइट जो है ना वो हाइपरटेंशन के लिए रिकमेंडेड है?
अलावा तो जो मॉडरेट साल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है ना, या ये है डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल है, लो इन सैचुरेटेड फैट है, या डाइट हाई इन प्रोटीन है। तो ये जो डाइट हाई इन प्रोटीन है ना, ये आपने रिकमेंड नहीं करना होता हाइपरटेंशन के लिए। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये जो है ना हेल्पफुल होता है, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडरेट मकदार में। जब आप हाई अमाउंट में जो है ना प्रोटीन दे रहे हो तो ये हाइपरटेंशन के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी स्टोन्स? तो क्या होता है कॉमन काज? हाई प्रोटीन डाइट, हाई सोडियम डाइट, हाई शुगर डाइट। मोस्ट कॉमन काज जो है ना किडनी स्टोन का वो होता है डिहाइड्रेशन होता है। ओके। अच्छा, फिर 51 फी द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट वेट इज कॉल्ड। तो टोटल बॉडी वेट और बॉडी फैट वेट, तो जब टोटल बॉडी वेट से आप बॉडी फैट वेट को माइनस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीन बॉडी मास कहते हैं। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आता है 52 पी वट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वोमेन टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट। प्रेग्नेंट वोमेन के लिए क्यों जो है ना बैलेंस डाइट मेंटेनेंस ज़रूरी होता है? टू इंश्योर प्रॉपर पेटल डेवलपमेंट, टू रिड्यूस शुगर क्रेविंग्स, टू प्रमोट वेट लॉस और टू प्रिवेंट विटामिन डी डिफिशियंसी। तो क्यों जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट वेमेन के लिए शुगर मेंटेनेंस, बैलेंस डाइट मेंटेनेंस। ओके। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो क्या होता है? टू इंश्योर प्रॉपर पीटल डेवलपमेंट, कि पीटल जो है ना वो डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, फिर 53 जो है ना वो मिसिंग है पेपर में। द पेशेंट ऑन पेरेंटल न्यूट्रिशन शुड बी केयरफुली मॉनिटर रिगार्डिंग फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, ऑल ऑफ देम। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो पेशेंट होते हैं ना उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, फ्लूइड बैलेंस के लिए भी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, और साथ में जो है ना ग्लूकोज के लिए भी आप उसको क्लोजली मॉनिटर करोगे। ओके। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट डज सफिशिएंट कैल्शियम इंटेक कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव डाइजेशन, पीटल बोन डेवलपमेंट, और इन्हांस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और रिड्यूस रिस्क ऑफ इनीमा। तो क्या होता है इसमें कि इसमें जो पीटल बोन डेवलपमेंट होता है ना उसके लिए कैल्शियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। ओके। अच्छा, वाई इज़ कैल्शियम वाइटल फॉर प्रेग्नेंट वोमेन? प्रिवेंट्स कार्वे और सपोर्ट्स बोन डेवलपमेंट इन द fetus, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनिमा, इन्हांस इम्यून फंक्शन। तो ये तकरीबन 3 MCQ जो है ना ये सेम सीक्वेंस सेम रिसोर्सेज पे है। विच डाइट इज़ कॉमनली रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग स्टोन? हाई पेट डाइट है, लो पेट डाइट है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है, या हाई प्रोटीन डाइट है? तो कौन सा जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंड की जाती है? तो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है ना वो रिकमेंड की जाती है मैनेजिंग स्टोन के लिए, बाकी जो है ना ये रिकमेंड नहीं की जाती। अच्छा, पर हैज़ अ BMI बिलो 18.5। तो जब 18.5 से नीचे आता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अंडर वेट कहते हैं। ओके। अच्छा, टू लूज़ वेट व्हाट शुड बी कंसिडर व्हेन एस्टिमेटिंग योर कैलोरी नीड्स? तो क्या जो है ना कंसिडर की जाती है जब आप अपनी कैलोरी नीड्स को जो है ना वो एस्टिमेट करते हो? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, या बेसल मेटाबॉलिक रेट, या कैलोरी इनटेक फ्रॉम स्नैक्स, और बोथ एंड बी। तो ये दोनों सेम टर्म्स है, बेसल मेटाबॉलिक रेट और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये सेम है, और इसको जो है ना वो देख के आप कैलोरी नीड्स का एस्टिमेशन करते हो, तो बोथ एंड बी। अच्छा, a young lady is calculating her BMI and finds it to be 27. What does the BMI range suggest about his वेट स्टेटस? तो ये क्या होता है? ये नॉर्मल वेट, ये ओवर वेट वाले, तो 25 से 30 तक जो है ना ये ओवर वेट होते हैं फिर। ओके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? कौन सी जो है ना वो वाटर सॉल्युबल है? तो विटामिन A, D, E, K जो है ना वो क्या है? पेट सॉल्युबल है, और विटामिन C जो है ना वो क्या है? वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आता है प्रोवाइड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क्स विद द पेशेंट एंड योर फैमिली केयरर्स, particularly those with chronic liver is the role of nurse, LHP, LHW, nursing assistant। तो ये मेन फंक्शन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम होता है? ये नर्स का काम होता है। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ BMI एंड हाउ डज इट रिलेट टू द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस? BMI क्या होता है? तो ऑलरेडी BMI इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, एंड ये टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ किस तरह रिलेटेड? जितना BMI का लेवल रेंज इंक्रीज़ होता है उतना जो है ना डायबिटीज़ के रिस्क जो है ना वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये वाला बॉडी मास इंडेक्स हायर BMI इंक्रीज डायबिटीज़। ओके।
अच्छा, फिर 64 व्हाट इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो है ना लो बॉडी मास इंडेक्स या फिजिकल इनएक्टिविटी या हाई डाइटरी फाइबर इनटेक यूथफुल एज। तो क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए फिजिकल इनएक्टिविटी, ये भी एक मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू WHO वीनिंग स्टार्ट फ्रॉम मंथ। तो कौन से मंथ से जो है ना वीनिंग को स्टार्ट करना चाहिए? 6 मंथ है। ओके। अच्छा, व्हाट माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैन काज पेलनेस एंड टायर्डनेस। कौन सा जो है ना वो पेलनेस भी काज करता है और साथ में जो है ना वो टायर्डनेस भी वो काज करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, इसमें आयरन है। साथ साथ में जो है ना ये वाली करेक्टरिस्टिक्स वाइटामिन डी में भी ज़्यादा होते हैं, वाइटामिन B12 में भी। लेकिन इसके साथ जो है ना वो पेलनेस ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन आयरन के साथ जो है ना पेलनेस ज़्यादा आता है, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो है ना ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है और फिर उधर पेलनेस होते हैं। तो टायर्डनेस और पेलनेस जो है ना ये किस चीज़ की वजह से होते हैं? आयरन की वजह से दोनों ज़्यादा होते हैं। ओके। मेगालोब्लास्टिक इनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशियंसी आकर मोस्ट कॉमन इन मेल्स, ओल्ड एज पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट फीमेल्स, यंग चिल्ड्रन। तो ये ज़्यादातर किन लोगों में होते हैं? ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं ना उसमें मेगालोब्लास्टिक इनीमिया की चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर अ नर्स शुड counsel a patient with heart disease that he should limit एंटीक्सपेट्स, ऑयल, वाटर, ऑल ऑफ देम। तो सारे ये सारी चीज़ें जो है ना कार्डियोवास्कुलर पेशेंट को ये सारी चीज़ें लिमिट करनी होती है। ओके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कंसिडर एसोसिएटेड विद डायबिटिक मेलाइटिस? परसिस्टेंट कफ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशंस या डिक्रीज एपेटाइट। तो एपेटाइट तो इंक्रीज़ होते हैं और परसिस्टेंट कफ हिसलेशन का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं होता। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को जो है ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होते हैं और साथ में एपेटाइटिस के इंक्रीज़ होते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, द लास्ट एमसीक्यूज, व्हाई इज़ वाइटामिन के सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड टू लीवर डिजीज़ पेशेंट? क्यों जो है ना वाइटामिन के लीवर डिजीज़ पेशेंट को दी जाती है? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, टू एनहांस इंसुलिन सेंसिटिविटी, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टू इम्प्रूव एपेटाइट। तो मेन फंक्शन जो इसका होता है वो क्या होता है वाइटामिन के सप्लीमेंटेशन का? वो होता है प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके। तो ये था आज का अप्लाइड न्यूट्रिशन का पेपर। अगर किसी एमसीक्यूज पे आपका कोई ऑब्जेक्शन हो और आप समझते हो कि उसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना उसको हाईलाइट कर सकते हो। हम आपको जो है ना उसकी रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।